दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार फ़नी स्टोरी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बिगर फूल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बिग मतलब बड़ा और बिगर मतलब उससे बड़ा, जो कि एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। और फूल का मतलब होता है मूर्ख। द बिगर फूल मतलब कि बड़ा मूर्ख। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट ज़रूर करें, और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे सेठ रामलाल वेंट टू द सिटी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो मतलब होता है जाना, और ये सेकंड फॉर्म है वेंट, WENT वेंट। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, सेठ रामलाल वेंट सेठ रामलाल गए, टू द सिटी शहर। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे सेठ रामलाल वेंट टू द सिटी। एक दिन सेठ रामलाल शहर गए। ही सॉ आ रियल डायमंड इन आ ज्वेलरी शॉप। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। SEEC का मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW। और दोस्तों, कई लोग इसको सा पढ़ते हैं, तो आप इसको सा नहीं पढ़ें, क्योंकि सा इसको नहीं पढ़ा जाता है, रॉन्ग इसकी वो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। तो आपको इसको सॉ पढ़ना है। ही सॉ, ही मतलब उसने या उन्होंने, ही सो उन्होंने देखा या उसने देखा, आ रियल डायमंड एक असली डायमंड को, असली हीरे को, इन ए ज्वेलरी शॉप एक सुनार की दुकान पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही सॉ आ रियल डायमंड इन आ ज्वेलरी शॉप। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि उन्होंने एक सुनार की दुकान पर, मतलब कि ज्वेलरी शॉप का मतलब सुनार की, उन्होंने एक सुनार की दुकान पर एक असली हीरे को देखा। ही वेंट इनसाइड द शॉप एंड आस्क्ड द शॉपकीपर। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और इनसाइड का मतलब होता है अंदर। ही वेंट इनसाइड मतलब कि वह अंदर गए, या कह सकते हैं वह अंदर गया। द शॉप, सॉरी, ही वेंट इनसाइड द शॉप। क्या अर्थ हुआ कि ही वेंट इनसाइड द शॉप मतलब वह दुकान के अंदर गया। एंड आस्क्ड और पूछा, द शॉपकीपर दुकानदार से उसने पूछा, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस डायमंड। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों में कभी भी किसी एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। COST कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। तो उन्होंने क्या कहा? वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस डायमंड। दिस डायमंड मतलब इस, ये हीरा या इस हीरे की। तो उन्होंने क्या कहा कि इस हीरे की क्या कीमत है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वेंट इनसाइड द शॉप एंड आस्क्ड द शॉपकीपर वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस डायमंड। वह दुकान के अंदर गए और दुकानदार से पूछा, शॉपकीपर मतलब दुकानदार, दुकानदार से पूछा व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस डायमंड मतलब इस हीरे की कीमत क्या है। 2000 रुपीज़, 2000 रुपये। द शॉपकीपर रिप्लाइड, मतलब जवाब देना। द शॉपकीपर रिप्लाइड, दुकानदार ने जवाब दिया। आगे देखिए,
रामलाल वॉज आ माइजर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जिस तरह से ऊपर मैंने आपको ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बताया था, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और आप चाहें तो आप इसे नोट कर लीजिए, MISER, माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो क्या अर्थ हुआ, रामलाल वॉज आ माइजर, मतलब कि रामलाल बहुत कंजूस था। ही सैड, उसने कहा, आई विल पे ओनली 1000 रुपीज़ फॉर दिस डायमंड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। जब आप देखें एपिस्ट्रॉफी के बाद डबल एल, इसका मतलब विल होता है। और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ हमें करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। PAY, देखिए PAY पे, इसको पे पढ़ते हैं। पे के कई मतलब होते हैं। पे का मतलब होता है कीमत अदा करना, देना, पैसों का भुगतान करना, तो इसे पे कहा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, रामलाल वॉज ए माइजर, रामलाल एक कंजूस था। ही सैड, उसने कहा, आई विल पे ओनली 1000 रुपीज़ फॉर दिस डायमंड। क्या अर्थ हुआ कि मैं इस हीरे के लिए सिर्फ 1000 रुपये दूंगा, मतलब सिर्फ 1000 रुपये दूंगा। बट द शॉपकीपर रिफ्यूज्ड टू सेल द डायमंड फॉर 1000 रुपीज़। बट मतलब लेकिन, द शॉपकीपर रिफ्यूज्ड टू सेल द डायमंड फॉर 1000 रुपीज़। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रिफ्यूज़, REFUS, रिफ्यूज़ का अर्थ होता है मना कर देना, किसी चीज़ को ठुकरा देना, इनकार कर देना। और यहाँ पर आप देखिए दो वर्ब का प्रयोग किया गया है, SELL, आप इसे नोट कर लीजिए। सेल का मतलब होता है बेचना। अब देखिए दो वर्ब को जोड़कर वाक्य को बनाए गए, तब आप इसके स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो जो उसमें मुख्य क्रिया है, मतलब जो मेन एक्शन वर्ब है, उसे आपको वाक्य की टेल के अकॉर्डिंगली, वाक्य के टेंस के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करना है। अब जैसे मान लीजिए ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है तो यहाँ सेकंड फॉर्म को आपको ये यहाँ पर यूज़ किया गया है। और जब आप दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पहले आपको टू लगाना है। टू एक कंजक्शन का काम करेगा और टू के बाद आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप किसी नोटबुक में कि जब आप दो वर्ब का कोई वाक्य बनाएंगे तो पहली वर्ब जो है वो आपको टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करनी है। और उसके बाद जब आप दूसरी वर्ब लगाएंगे तो पहले आपको टू लगाना है और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। चलिए, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट लेकिन द शॉपकीपर रिफ्यूज्ड टू सेल द डायमंड फॉर 1000 रुपीज़, लेकिन दुकानदार ने 1000 रुपयों में हीरा बेचने से मना कर दिया। या रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, इनकार करना। तो क्या अर्थ हुआ कि लेकिन दुकानदार ने 1000 रुपयों में हीरा बेचने से मना कर दिया। रामलाल थॉट, और दोस्तों THIN के थिंक मतलब सोचना या फिर लगना, सेकंड थॉट। रामलाल थॉट, रामलाल ने सोचा, आई विल अगेन कम इन द इवनिंग। और ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। कम मतलब आना। रामलाल थॉट, रामलाल ने सोचा, आई विल अगेन कम इन द इवनिंग मतलब मैं शाम को दोबारा आऊँगा। मे बी मतलब शायद, ही विल गिव इट टू मी, शायद ये मुझको दे देगा। देन फिर, फॉर 1000 रुपीज़ ओनली, सिर्फ 1000 रुपयों में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो रामलाल था उसने सोचा कि आई विल कम इन द इवनिंग, मैं दोबारा आऊँगा शाम को। मे बी शायद, ही विल गिव इट टू मी, देन फिर शायद ये मुझको दे देगा। फॉर 1000 रुपीज़ ओनली, सिर्फ 1000 रुपये में मुझे दे देगा। इन द इवनिंग, इन मतलब मैं, इन द इवनिंग मतलब कि शाम को, या शाम में, या कह सकते हैं शाम को। रामलाल अगेन वेंट टू द शॉपकीपर एंड सेड। क्या अर्थ हुआ, इन द इवनिंग मतलब शाम को, रामलाल अगेन वेंट। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मतलब शाम को रामलाल दोबारा गया, वेंट टू द शॉपकीपर, दोबारा दुकानदार के पास गया, एंड सेड और कहा,
विल यू गिव मी द डायमंड फॉर 1000 रुपीज़। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव वाक्य है, और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाएंगे और इंट्रोगेटिव का, तब हमें वहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होगा। और दोस्तों आप देखेंगे ज़्यादातर जब हम कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की जो भी फॉर्म होनी चाहिए टेंस के अकॉर्डिंगली वो लगाई जाती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के आप स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले आपको विल का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ इसका कि शाम को रामलाल दोबारा दुकानदार के पास गया और उसने कहा विल यू गिव मी द डायमंड फॉर 1000 रुपीज़। क्या आप मुझे 1000 रुपये में हीरा दोगे, ये उसने पूछा। तभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। नो, नहीं। आई एम सॉरी उसने क्या कहा? नहीं, मुझे दुख है। सॉरी का मतलब होता है दुखी होना। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड इट फॉर 5000 रुपीज़। दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रोफी के बाद वी, इसका मतलब हैव समझा जाता है। जब आप एपिस्ट्रोफी के बाद वी देखें तो हैव होता है। और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया है, गया है, किया है, लिया है, दिया है, चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, वह डॉक्टर बन चुका है, वह मुंबई जा चुका है, वे लोग आ गए हैं। इस तरह के जो भी वाक्य आप देखेंगे जहाँ पर वर्तमान में क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ आपको हैव लगाना होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आई के साथ हैव लगाया गया है, और ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। तो उसने क्या कहा? आई हैव ऑलरेडी सोल्ड इट। और ये दोस्तों सोल्ड को आप नोट कर लीजिए, ये सेल की थर्ड फॉर्म है। SELL सेल मतलब बेचना, थर्ड फॉर्म है सोल्ड। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड इट, मैंने पहले ही उसको बेच दिया है। फॉर 5000 रुपीज़, 5000 रुपये में। तो उसने क्या जवाब दिया? मैंने पहले ही उसे 5000 रुपयों में बेच दिया है। दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य समझा दिया, और मैं चाहूँगा मैं आपको 3 वाक्य दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। आप उन तीनों को बनाएं और कमेंट में ज़रूर शेयर करें। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला है वह खाना खा चुका है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह खाना खा चुका है। दूसरे वाक्य को आप नोट कर लीजिए। राजू स्कूल नहीं गया है। आई रिपीट द सेंटेंस, राजू स्कूल नहीं गया है। ये नेगेटिव है। अब आप इंट्रोगेटिव का वाक्य भी नोट कर लीजिए। क्या आप खाना खा चुके हो? आई रिपीट द सेंटेंस, क्या आप खाना खा चुके हो। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 3 वाक्य दिए हैं, तीनों ही प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आप इन तीनों को ट्रांसलेट करें और आप इन्हें कमेंट में शेयर करें। चलिए आगे देखिए। तो दुकानदार ने क्या जवाब दिया कि नहीं, मतलब मुझे दुख है। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड इट फॉर 5000 रुपीज़, मैंने पहले ही उसे 5000 में बेच दिया है। द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा। यू आर अ फूल, उसने क्या कहा कि तुम मूर्ख हो। दैट डायमंड वॉज वर्थ 50,000। और दोस्तों वर्थ का मतलब होता है कीमत होना, एडजेक्टिव, आप इसे नोट कर लीजिए। तो उसने क्या कहा कि दैट डायमंड वॉज वर्थ 50,000, मतलब वो हीरा 50,000 रुपये की कीमत का था। सर, फिर उसने कहा श्रीमान, वाई डिडंट यू बाई इट फॉर 2000 इन द मॉर्निंग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर डिड का यूज़ हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बाय मतलब खरीदना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि ये जो डायमंड था वो 50,000 रुपये की कीमत का था। फिर दुकानदार ने क्या जवाब दिया कि श्रीमान, वाई डिडंट यू बाई इट फॉर 2000 इन द मॉर्निंग, मतलब कि आपने सुबह में उसे 2000 रुपये में क्यों नहीं खरीदा। यू आर अ बिगर फूल दैन मी। और दोस्तों आप इस दैन को नोट कर लीजिए। जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं तो तुलना करने के लिए दैन का प्रयोग किया जाता है, और उसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, THAN, दैन। एक और दैन होता है THEN, उस दैन का मतलब होता है तब, और ये जो दैन है इसकी स्पेलिंग है THAN, दैन। तो इस दैन का को यूज़ कब करेंगे आप? जब दो लोगों की तुलना होगी, तो तुलना के लिए इस दैन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? यू आर अ बिगर फूल दैन मी, आप मेरे से बड़े मूर्ख हो। या इसका मतलब होता है आप मेरी तुलना में बड़े मूर्ख हो।
तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी का जो मॉरल है आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसा हमने कहानी में देखा कि जो कंजूस था, जब उसको वो हीरा 2000 रुपये में मिल रहा था, जबकि उसकी जो रियल वैल्यू थी वो मतलब कि 50,000 रुपये में थी, तब उसने उसको नहीं ख़रीदा। लेकिन जब वो शाम को आया और जब उसे पता लगा हीरा बिक गया है, तो तब उसे ये एहसास हुआ, क्योंकि यहाँ पर वो ज़्यादा ही अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश कर रहा था और इस होशियारी दिखाने में वो खुद ही मूर्ख बन गया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। मॉरल इसका यही हो सकता है कि होशियार होना बहुत अच्छी बात है, समझदार होना, लेकिन ज़्यादा होशियार होना भी अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो आज की स्टोरी में, और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, इट्स माई रिक्वेस्ट, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन related to this video, and if you have any type of suggestion, any type of feedback or any advice, you can leave your comment, you can leave that in the comment section. And apart from this guys, if you want to help my channel, you can just now you have the super thanks option in that, so you can pay whatever you want to pay to our channel in the super thanks. And it's my request that kindly subscribe this channel and try to share this video with your friends, with your family members. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.